नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। एस्ट्रा एमकेआई बीवीआरएएम का उत्पादन बढ़ाया। भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल ने एस्ट्रा एमकेआई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी बीवीआरएएम के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसका उद्देश्य संघर्ष की स्थिति में भारतीय वायुसेना के लिए तेजी से पुनः पूर्ति क्षमता सुनिश्चित करना है। 110 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता के साथ एस्ट्रा एमकेआई बीवी रैम भारत की वायु शक्ति की विस्तारित दूरी पर हवाई प्रभुत्व के लिए एक शक्तिशाली स्वदेशी समाधान प्रदान करता है। भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना ने पहले ही एस्ट्रा एमकेआई को परिचालन सेवा में शामिल करना शुरू कर दिया है। SU-30 MKI और तेजस MKI-1 लड़ाकू विमानों को एस्ट्रा MKI को फायर करने की अनुमति दे दी गई है, जिससे उनकी लंबी दूरी की क्षमताएं मजबूत होंगी। इस बीच भारतीय नौसेना के MiG-29 के बेड़े ने एस्ट्रा MKI के इन फ्लाइट परीक्षण शुरू कर दिए हैं, जिससे नौसेना विमानन विंग में भी इसकी पूर्ण परिचालन तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। अगला, भारतीय वायु सेना का IL-76 विमान मनीला में उतरा। क्षेत्रीय रक्षा पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित करने वाले एक घटनाक्रम में उड़ान ट्रैकिंग डेटा ने भारतीय वायुसेना के इल्यूजन 276 MD परिवहन विमान को आज मनीला फिलीपींस में उतरते हुए दिखाया है। उड़ान IFC-485 जो एंजलिस शहर के लिए रवाना हुई ने अटकलों को हवा दी है कि यह फिलीपींस की सेना को अतिरिक्त ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी से जुड़ा हो सकता है। फ्लाइट राडार 24 द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान पथ में IL-76 विमान मनीला में उतरने से पहले दक्षिण पूर्व एशिया से गुजरता हुआ दिखाई देता है। हालांकि भारतीय या फिलीपींस के रक्षा अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस उड़ान का समय और प्रकृति नई दिल्ली और मनीला के बीच चल रहे रक्षा सहयोग से काफी हद तक मेल खाती है। अगला, एमका इंजन के लिए स्वदेशी अनुसंधान और विकास पर काम शुरू हो चुका है। GTRE के निदेशक डॉक्टर SV रामन मूर्ति ने पुष्टि की है कि भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अगली पीढ़ी के इंजन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय इंजन निर्माता के साथ संयुक्त डिजाइन और सह विकास मॉडल पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक सहयोग की संभावनाएं तो हैं ही, लेकिन उन्नत तकनीकों में महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य पहले से ही घरेलू स्तर पर चल रहा है। अगला, भारत के स्क्रैमजेट इंजन परीक्षण का महत्व। 25 अप्रैल 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने हैदराबाद में अपने स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी में 1000 सेकंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह परीक्षण अब तक का सबसे लंबा स्क्रैमजेट इंजन परीक्षण है, जो भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और देश को हाइपरसोनिक तकनीक में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है। लेकिन स्क्रैमजेट तकनीक में वैश्विक विकास की तुलना में यह उपलब्धि कितनी महत्वपूर्ण है, ये जानना जरूरी है। अगला, ब्रह्मोस बनाम स्कैल्प 2 मिसाइलों की कहानी। आधुनिक युद्ध के उच्च दाव वाले क्षेत्र में भारत रूस ब्रह्मोस और फ्रेंच स्कैल्प EG जैसी क्रूज मिसाइलें सटीक हमला करने की क्षमता के 2 अलग अलग दर्शन को प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक जानवर गति और शक्ति के साथ दौड़ता है, अपने प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए हवाई रक्षा को चुनौती देता है। इसके विपरीत स्कैल्प EG एक सबसोनिक चुपके से हमला करने वाला, बिना किसी पहचान के रक्षा को चीरता हुआ दुश्मन का पता चलने से पहले
सर्जिकल सटीकता के साथ हमला करता है। अप्रैल में पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अपने शस्त्रागार को मजबूत कर रहा है। इन प्रणालियों की विपरीत ताकतें विरोधियों को डराने और क्षेत्रीय प्रतिरोध को नया आकार देने में उनकी पूरक भूमिकाओं को उजागर करती हैं। यहाँ ब्रह्मोस और स्कैल्प दो मिसाइलों के बारे में जो है बताया गया है कि वह युद्ध की कला को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से दर्शाती हैं। अगला, भारतीय वायुसेना ने प्रमुख हवाई अभ्यास शुरू किया। अप्रैल के अंत में पाकिस्तान वायुसेना ने कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और स्कार्दू के ऊपर लड़ाकू हवाई गश्त को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में सतर्कता बढ़ाने का संकेत है, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नामक एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसमें उसके शीर्ष स्तरीय लड़ाकू जेट और पायलट शामिल हैं, जैसा कि इंडिया टुडे ने 25 अप्रैल को रिपोर्ट किया था। एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट में भी ये पोस्ट शामिल है। संकेत ये देते हैं कि PAF ने सैदू शरीफ और स्कार्दू जैसे अग्रिम एयरबेसों को चालू कर दिया है, जहां PL-10 और PL-15 मिसाइलों से लैस JF-17C ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। भारत के आक्रामक सैन्य अभ्यास और कूटनीतिक प्रतिशोध की भारतीय पृष्ठभूमि में हवाई गतिविधियों की यह झड़ी परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच एक अनिश्चित गतिरोध को रेखांकित करती है, जिससे संभावित वृद्धि के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। अगला, सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म डिजाइन के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रण। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी IN स्पेस ने छोटे उपग्रह बस प्लेटफॉर्म के डिजाइन और विकास में निजी कंपनियों को शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आयातित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर भारत की निर्भरता को कम करना है। सैटेलाइट बस एज ए सर्विस नामक इस कार्यक्रम में भारतीय गैर सरकारी संस्थानों को होस्टेड पेलोड अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी रूप से मॉड्यूलर सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो भारत के उभरते अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन स्पेस भारत में निजी खिलाड़ियों द्वारा अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और पर्यवेक्षण करने के लिए एकल खिड़की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अगला, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूरेनियम स्रोत और भूमि अधिग्रहण महत्वपूर्ण। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को कहा कि घरेलू परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाना और विविध यूरेनियम ईंधन स्रोतों को सुरक्षित करना जैसा उपाय महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निजी और राज्य क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी की आवश्यकता है। लाल ने बिजली मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा। विद्युत मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्री ने परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रमुख चुनौतियों और रणनीतिक कदमों को रेखांकित किया, जिसमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन करना शामिल है, ताकि निजी और राज्य क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी हो सके और परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा और लाभों के बारे में सार्वजनिक धारा को मजबूत किया जा सके और जागरूकता बढ़ाई जा सके। धन्यवाद।